चाहे आप पेटीएम कह दें या फिर 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, ब्रांड जो जानी पहचानी वो पेटीएम है। पेटीएम 2000 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और देश की दिग्गज डिजिटल इकोसिस्टम कंपनी है। भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने पेमेंट के लिहाज से। 34 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स है, 2.25 करोड़ के आसपास जो कारोबारी हैं उनको पेमेंट, कॉमर्स और क्लाउड्स और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज देने का कारोबार करती है कंपनी। और 2009 में पेटीएम ऐप जो जाना माना है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग, वो लॉन्च हुआ था। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विजय शेखर शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के फाउंडर तो हैं ही, साथ ही इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग समेत सारे जो खास कामकाज कंपनी के हैं वो शेखर शर्मा साहब ही देखते हैं। और इसके अलावा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में बैचलर्स डिग्री हासिल की है। काफ़ी अवार्ड्स भी विजय शेखर शर्मा साहब ले चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने समय दिया जी बिजनेस के लिए। ढेर सारे सवाल हैं, आपके निवेशक आपसे जानना चाहते हैं। आईपीओ आपका 2150 रुपये पर आया था, लगभग 70% शेयर उस दाम से नीचे ट्रेड कर रहा है। लोग चिंतित हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। एक के बाद एक कई सारी खबरें ऐसी आ रही जिनसे उनकी चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। मैं एक एक करके उन पर आपसे राय लेना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये कि आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है पेटीएम को, किस चीज़ पर रोक लगाई, ये साफ करें। अनिल जी, मैं जो कह रहा था वो ये है कि आरबीआई ने, हमारी एक एसोसिएट कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और वॉलेट खुलते हैं। उसके ऊपर एक आईटी ऑडिट के अंतर्गत एक हमें गाइडलाइन भेजी है, एक नोटिस भेजा है और एक हमें अपना टास्क लिस्ट जैसे कहते हैं कि ये चीजें करिए और इनका आईटी ऑडिट करवा के हमें सबमिट करिए, और तब तक ये आईटी ऑडिट उनके सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट हो तब तक आप कोई भी कस्टमर का ऑनबोर्डिंग ना करें। तो इस प्रकार से पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहक को ऑनबोर्ड करना, जो कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और वॉलेट के कस्टमर होते हैं, उनको रोक लगाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है उनके कारोबार में, उनके लेन देन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, राइट सर? जी जी जी, बिल्कुल। ओके। अच्छा, दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आरबीआई ने कहा है वो आईटी ऑडिट करवाने के लिए कहा है, तो राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑडिट है, सिस्टम रिलेटेड ऑडिट है। क्या किसी तरह की कोई फाइनेंशियल ऑडिट की भी बात आरबीआई ने कही है? नहीं, फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं कही है। ये आईटी सिस्टम्स जो बैंक को ऑपरेट करते हैं उनके ऑडिट की बात है। इसमें कोई और फाइनेंशियल ऑडिट या किसी और प्रकार के ऑडिट की उसमें कोई डिस्कशन और ऑब्लिगेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको अनिल जी एक बात एक्स्ट्रा और बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो जो आप कम्युनिकेशन जो आरबीआई और बैंक के बीच में होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और कल के दिन हमने देखा था कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये भी कहा कि शायद यहाँ पे कुछ डेटा किसी दूसरे व्यक्ति के, अनऑथराइज्ड व्यक्ति के साथ शेयर हो रहा था, चाहे वो चाइनीज हो या बाहर हो। तो उस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो ये कहीं पे भी हमारे बिजनेस मॉडल से लेके हमारे एग्जिस्टेंस में ऐसा हुआ नहीं है। एवर हमने अपना बिजनेस चालू किया है कि हमसे किसी आउटसाइड नेशनल ने कोई भी डेटा एक्सेस हो उनका या मांगा हो, या कभी भी किसी प्रकार के कस्टमर के डेटा के बारे में ऐसी कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं हुई है। मतलब कभी भी, जब हम प्राइवेट थे तब की बात भी बता रहा हूँ, और अभी 197 जो एक पब्लिक कंपनी, आप जानते हैं कि हमारे किसी भी शेयर होल्डर के कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं ओके। होते हैं, जी क्योंकि हम जी। लिस्टेड कंपनी शर्मा साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईटी ऑडिट के आदेश दिए हैं कि आपके सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से चुस्त दुरुस्त है या नहीं, ये जी। आरबीआई जानना चाहता है। किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ऑडिट की जानकारी नहीं दी। और जो कल ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट की थी कि चीन की कंपनियों को डेटा लीक करने को लेकर आरबीआई ने कोई आदेश दिए है, या भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश है, या इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी गलत है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं, कोई तथ्य नहीं है? बिल्कुल। हमें जो लेटर आया है आरबीआई की तरफ से, उसमें किसी भी डेटा एक्सेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है। इसमें जो बात कही जा रही है वो भारत सरकार की तरफ से कही जा रही है। भारत सरकार मतलब आरबीआई के बियॉन्ड भी है, तो न सिर्फ आरबीआई, क्या आईटी आरबीआई ऑडिट के अलावा और कहीं से भी डेटा लीक को लेकर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई पूछताछ पेटीएम से हुई है? नहीं सर।
ओके, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेटीएम में कई सारे विदेशी निवेशक हैं, उसमें कई सारे चीन के निवेशक भी हैं, इसलिए बार बार लोगों के मन में डाउट आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के पास हमारे डेटा जा रहे हैं। इस पर सबसे आपका क्या बढ़िया कहना है? बात, हाँ ये अनिल जी, मैं सबसे बढ़िया बात ये बताना चाहता हूँ कि निवेशक मनी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस में और अपना निवेश का पैसा चाहते हैं वापस। लेकिन जब ये बात आती है कि ऐसी कस्टमर डेटा की रिक्वायरमेंट हमारे निवेशकों ने करी, ये ना तो हमारे को कभी भी पास्ट में और ना ही अभी और आजकल जब हम लिस्टेड हैं तब कभी भी किसी निवेशक ने हमसे ये क्वेश्चन और डेटा मांगा और कभी भी ये क्वेश्चन आया ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात, हम ये क्यों देंगे? हम एक इंडियन कंपनी है, हम इंडियन मैनेजमेंट द्वारा चलती हुई और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है पेटीएम। और पेटीएम बैंक तो कंप्लीटली मेजोरिटी ओन्ड बाय इंडियंस एंड इंडिपेंडेंट अंडर आरबीआई की एक्स्ट्रा गाइडलाइन, जिसमें कि आरबीआई के एक्स्ट्रा रेगुलर ऑडिट होते हैं। जैसे कि आपने जिस ऑडिट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, यानी कि ये कभी पॉइंट भी नहीं आया कि हम अपने शेयर होल्डर, जो कि हमारे शेयर होल्डरों में जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ चाइना में शेयर होल्डर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम उन्होंने हमारे डेटा निकाल लिया। कोई भी हमारे किसी भी शेयर होल्डर ने कभी हमसे कोई डेटा, कस्टमर का डेटा, कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा नहीं मांगा, पास्ट में नहीं मांगा कभी भी, और ना ही ये हमारी ऑब्लिगेशन है। मतलब हम किसी से इन्वेस्टमेंट ये इस कारण से थोड़े लेंगे। सही बात है। बिल्कुल क्लियर है कि आपने ये कह दिया कि न तो किसी तरह की कोई जांच हुई, न किसी तरह की कोई पूछताछ हुई है, न किसी तरह से आपने कोई डेटा लीक करने की बात की है। चलिए, तो ये मामला खत्म होता है। अब लेकिन सर एक दूसरा मामला है जिसमें थोड़ा हार्ड बनने वाला मामला है। निवेशक मतलब है ना दुखी हैं, देखो ऑनेस्टली, कि उम्मीदें बहुत थी, आपकी ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक डिजिटल कल्ट आप हिंदुस्तान में लेके आए पेटीएम के नाम से, तो जाहिर सी बात है सबको बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है। 2150 रुपये में आईपीओ आया था, 70% नीचे। क्या गलत हो गया ऐसा कि स्टॉक लिस्टिंग के बाद गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, 70% नीचे आ गया? लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्या कुछ खराब चल रहा है कंपनी में जिसकी वजह से स्टॉक इतना नीचे है? अनिल जी, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को एज फाउंडर प्रमोटर खुद भी उसी प्रकार का अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, में तो दोनों के बारे में बोलूंगा, जी। जिनको ये कंसर्न होता है कि स्टॉक प्राइस नीचे गया। ऑल्दो मेरे को भी उतना ही कंसर्न और उनसे ज्यादा ही कंसर्न होता है, क्योंकि पर्सनल रेपुटेशन भी इस पिक्चर में मैं अपनी मानता हूँ, ना कि सिर्फ एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन जो हम चलाते हैं उसके आगे बात करते हैं। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जो निवेशकों का दुख है वो बहुत ही सही है, दुख है इन टर्म्स ऑफ के गलत हुआ है, इन टर्म्स ऑफ हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी एज अ स्टॉक प्राइस। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ उसी के साथ, कि कंपनी कहीं ज्यादा गुना बेटर कर रही है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। यानी कि जिस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ देखें, जिस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लॉस का रिडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखें, वो पहले से भी जो हमारे प्लान में था उससे बेहतर हो रहा है। तो मैं अपने सारे निवेशकों को ये कॉन्फिडेंस एंड कंफर्मेशन दे सकता हूं कि कंपनी के जो ऑपरेशन मैट्रिक्स होते हैं, जो कि उसकी कोर परफॉर्मेंस की बात होती है, वो सॉलिड है। और सॉलिड ही नहीं, पहले से बहुत बेहतर है। देखिए आज हमने, आपने अगर देखा हो तो हमने अपने आज कुछ नंबर पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड करा कि क्वार्टरली नंबर मिलते हैं तो लोगों को कम चांस मिलता है बिजनेस को देखने का। अब हम प्रति माह अपने नंबर देते हैं कि कितने कस्टमर एक्टिव थे, कितने कस्टमर हमारे जिन्होंने लोन लिया, डिफरेंट डिफरेंट सेवा ली, जैसे कितनों ने ये ट्रांजेक्शन करा। आप देखें तो हम 28 दिन के महीने में हैं, फरवरी में, लेकिन हमारा जनवरी के महीने से भी बेटर रिजल्ट है। यानी 28 दिन में हमने जनवरी के नंबर से भी बेटर, 28 दिन का नंबर अगर आप देखेंगे, 31 दिन का नंबर देखेंगे, उससे बेटर किया है। तो मैं अपने निवेशकों को और अपने शेयर होल्डरों को ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपकी कंपनी परफॉर्मेंस में सॉलिड है, एक्चुअल बिजनेस में सुपर सॉलिड है, और प्लेटफॉर्म लिवरेज जिसे कहते हैं कि आपको नया कस्टमर लाने की जरूरत नहीं है, इसी कस्टमर से आपको प्रॉफिट बन रहा है, उस केस में पूरी सॉलिड है। अपना, मेरा और मेरे मैनेजमेंट टीम का पूरा अटेंशन इस बात पे है कि कैसे हम ये लॉस का जो नंबर है प्रतिमाह वो कम करें। और अनिल जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोल सकता हूँ, और जो मतलब कहते हुए कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी कह सकता हूँ। मैंने बहुत सारे एनालिस्ट भाई हैं जिनकी रिपोर्ट पढ़ी है, क्योंकि पढ़ने को मिलती है तो उनको पढ़ता हूँ। बस मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा बुलिश एनालिस्ट हैं कोई, तो उनकी एक टाइमलाइन उन्होंने लिखी हुई है कि इस टाइम के आसपास आप ब्रेक इवन प्राप्त करेंगे। कंपनी उस टाइमलाइन को भी बीट करने की क्षमता रखती है, और मैं पूरी तरह से ये मानता हूं कि जो मोस्ट बुलिश टाइमलाइन है उसको हम बीट कर जाएंगे व्हेन इट कम्स अबाउट कि हम कब प्रॉफिटेबल। वंडरफुल। तो
मैं आपको ये कंफर्मेशन इस बात का दे सकता हूं कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जो महीनों महीनों के नंबर आप देखें तो वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल, और आज ही हम आपके वो नंबर्स देख भी रहे थे, फरवरी महीने के जो आए हैं उसकी भी हाइलाइट्स है ही, मैं आपके सामने रखूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। आपकी आईपीओ के वक्त आपके प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ मधुर देवरा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 2150 रुपये में भी हमारा आईपीओ सस्ता है, महंगा नहीं है, राइट। अब बहुत ज़्यादा सस्ता है, जाहिर सी बात है, 650 रुपये। तो विजय शेखर शर्मा साहब, देवड़ा साहब या प्रमोटर्स क्या किसी तरह का बायबैक या अपनी स्टेक बढ़ाने के मूड में है, इतने अट्रैक्टिव प्राइसेस अगर आपके लिए हैं तो? अनिल जी, सेबी की एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो सेलिंग शेयर होल्डर हैं वो 6 महीने तक बायबैक नहीं कर सकते। ओके। तो मैं एक सेलिंग शेयर होल्डर हूं, क्योंकि मैंने ऑफर फॉर सेल में प्रस्तुत किया था। ठीक बात है। और मैं आज आपको सबसे अच्छा यूज केस मेरे पैसे का, मेरे कंपनी का खुद का शेयर है, ये मैं अपनी तरफ से कंफर्म कर सकता हूँ। ओके, परफेक्ट। मतलब एक कोई बार भी एक एक दूसरी जी स्टॉक में पैसा नहीं लगाया, मैं आपको ये भी बता सकता जी जी जी। हूँ। अपना ही शेयर 100%, अगर मेरे को जब ये 6 महीने की टाइमलाइन जाती है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। और ये मैं बता सकता हूँ कि मेरी खुद की हम्म। बिलीफ, क्योंकि मैं तो इसमें काम करता हूँ, मुझे तो दिख रहा है क्या आगे क्या हो रहा है। करेक्ट। तो आज तो मतलब जिस तरह की आप देखिए स्टॉक प्राइस की बात करते हैं हम लोग, जिस तरीके से नेट ऑफ कैश देखेंगे, जो इनहेरेंट वैल्यू है कंपनी की, वो कहीं 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 ज्यादा है। तो ओके। आप जो बात बोल रहे हैं अनिल जी, ये मेरा भी ये सोच है कि अपने पैसे जो हमने ऑफर, मेरे जो पैसे थे उनका अगर हम इस टाइम पे मैं किसी भी वेल्थ मैनेजर को देता तो कहता कि यार अपनी कंपनी का ही स्टॉक खरीदते हैं। लेकिन क्योंकि मैं रेगुलेटेड एंटिटी के अंतर्गत हूं और मैं ऑफर फॉर सेल के अंतर्गत हूं, तो ये मेरे पास अभी ये ऑप्शन है नहीं। 18 नवंबर को सर आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ था, 6 महीने खत्म होने आ रहे हैं। मतलब जब भी पहला मौका मिलेगा और विजय शेखर शर्मा साहब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोचेंगे अपने ही शेयर खरीदने के बारे में। कम से कम ये कॉन्फिडेंस आप अपने इन्वेस्टर को देना चाहते हैं, करेक्ट सर? सर मैं कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहता, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वंडरफुल। मैंने बोला था कि एज अ कंपनी, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आप समझेंगे कि कंपनी जो बोल रही है, ये प्लेटफॉर्म मॉडल जिसमें कि कस्टमर आते हैं पेमेंट से और उनका मोनेटाइजेशन होता है कॉमर्स और फाइनेंस सर्विस में, आप नंबर देख के बोल सकते हैं। और आप अगर देखिए अनिल जी, कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद अपने डिस्क्लोजर कम करती हैं। हम हर क्वार्टर में एक्स्ट्रा करते हैं और हर महीने में अपने को अपनी एमआईएस पब्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आप नंबर देख के बोलिए ना सरकार। अच्छा सर, ये मार्केट तो जी मतलब दसियों जी चीजों के ऊपर ऊपर नीचे होता है, जी। लेकिन अपनी कंपनी के तो नंबर देख के देखिए ना। ठीक बात है। आप कस्टमर का काउंट देखिए, आप ग्राहकों की संख्या देखिए, रेवेन्यू देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। सबसे बड़ी चीज सब लोग बोलते हैं अनिल जी कि कब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, हाँ होगी वो या नहीं होगी। हम्म। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैटर्न देखिए ना, नंबर डेटा मेरे देखिए लिस्ट। अगर प्राइवेट कंपनी होता तो मैं नंबर भी बोल देता, टाइमलाइन भी बोल देता, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं हूं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखूंगा कोई ऐसा एब्रेश रैश कमेंट ना करूं जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है। इतना तो मैं दे सकते दोबारा से बोलना हैं चाहता शर्मा हूं। साहब, आप इतना गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी? नहीं सर, सर वो तो गाइडलाइन देंगे तो कंपनी दे देगी। मैं आपको बस एक लाइन बोल सकता हूं कि जी। सबसे बुलिश एनालिस्ट के नंबर को बीट करना मेरा कर्तव्य है। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब इसके साथ एक आध सवाल और है, क्योंकि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बनना है, करेक्ट? उसकी भी नहीं, तैयारी वो है? पेटीएम पेमेंट, देखिए वो तो पेटीएम पेमेंट बैंक को बनना है हाँ हाँ। हमको। अगर अब अभी तो मैं पेटीएम के चेयरमैन की तरह से बात कर रहा हूँ, सीईओ अच्छा। की तरह बात कर रहा हूँ। हाँ और आप अगर पेटीएम बैंक के हिसाब से बोलो तो आपका सवाल मैं फिर से हाँ, लेता तो हूँ मैं ये कि जानना आप चाहता हूँ कि ये आरबीआई के एक्शन एक्शन के बाद क्या उस प्रोसेस में कहीं कोई रुकावट होने की संभावना है? ये दोनों अलग अलग मैटर है, कोई चिंता की बात नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की एक एलिजिबिलिटी टाइमलाइन है, और उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड का और जो उसमें शेयर होल्डर वगैरह होंगे उनका डिसीजन होगा। मैं तो उल्टा ये बात बोलता हूँ अनिल जी कि हमारे बिजनेस मॉडल में, पेटीएम पेमेंट बैंक के बिजनेस मॉडल में, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरह से क्रेडिट का एडिशन करेगा। और आप अगर पेटीएम पेमेंट को देखें तो अभी वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। इन अदर वर्ड्स के उसके अंदर अकेली वन ऑफ द टू पेमेंट बैंक है जो कि अपने आप में प्रॉफिटेबल भी है। अब मेरी नजर में हमें कितनी जल्दी से अप्लाई करना चाहिए, बाद में अप्लाई करना चाहिए, ये हमने अभी तक डिसाइड भी नहीं करा है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका एनालिसिस तब करना पड़ेगा हमें जब हमारे पास ये एम्बार्गो हट जाता है, हम अपने प्रोसेस में आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम कस्टमर की ऑनबोर्डिंग करें। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो ऑपरेशनल रिस्क
एक्सेट्रा जो सिस्टम होते हैं, आईटी सिस्टम होते हैं, उनका स्केल बहुत बड़ा है। हमारा पेटीएम बैंक का ऑपरेशन बहुत बड़ा है। आप अगर देखेंगे तो कितने बैंक्स हैं हमारे देश के, उनमें पेटीएम बैंक सबसे ऊपर आता है जब आप मोबाइल ट्रांजैक्शन की लिस्ट आरबीआई सेंट्रल बैंक जब जारी करती है। इसका मतलब हमें कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने की जरूरत भी होती है। तो अभी हमारे सिस्टम में मेरी नजर में बहुत कुछ आगे हमें करने को है, बजाय ये सोचने के कि इसको कितनी जल्दी से स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आए। अच्छा सर, अभी मीडिया के कुछ सेक्शंस में खबरें भी चली थी कि कुछ आपके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं जो लंबे समय से पुराने से आपके साथ हैं, वो शायद अब बोर्ड से रिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्या वाकई में किसी तरह की उन्हें समस्या इसलिए कर रहे हैं, या नॉर्मल प्रोसेस है कि लिस्टिंग होने के बाद बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर निकलते हैं उस लिहाज से? एक्चुअली मैं सबको बताना चाहता हूँ, सॉफ्टबैंक विजन फंड ने ग्लोबल कॉल ली है जी। वो पहले कि उनके, क्योंकि वो शेयर होल्डर है और लॉन्ग टर्म में कभी अगर उन्हें सेल करने का प्लान होगा या कुछ होगा तो उस टाइम पे ये ना हो कि हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस था, तो उन्होंने ग्लोबली सारे बोर्ड जहां पे लिस्टेड कंपनियां हैं अपने डायरेक्टर्स को हटा लिया है। तो ये जो सॉफ्टबैंक विजन फंड के डायरेक्टर्स जो लिस्टेड कंपनियों पे हैं, अभी पॉलिसी बाजार और हम दो लिस्टेड कंपनी हैं, हमारे बोर्ड पे मुनीश जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो उनके टीम मेंबर हैं, उन्होंने हमें मतलब महीनों पहले बता दिया था कि हमने ये प्रोसेस में ड्यू कोर्स में जब आपकी बोर्ड मीटिंग आएगी उससे पहले तक हम भेज देंगे। तो क्योंकि हमारा बोर्ड मीटिंग एक ड्यू है तो उससे पहले उन्होंने वो अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। बिल्कुल सर, सारे सवालों के जवाब आपने एकदम परफेक्टली दिए, जो मैं पूछ रहा था आपको। अब आखिरी सवाल तो नहीं है, एक आपसे कॉन्फिडेंस चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ योर शेयर होल्डर्स। जितने शेयर होल्डर, देखो दुखी तो हैं, आप भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप उसका सोल्यूशन करते हैं, नहीं तो कई सारी बार तो प्रमोटर्स आके एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हाँ भाई कुछ गलत हुआ है। अब देखिए अनिल जी, अब मैं जी जी होने की बात तो ये बोलना चाहूंगा कि जी रिटेल शेयर होल्डर और भारत के जो कॉमन जन है उनका कॉन्फिडेंस ही पेटीएम का ब्रांड बिल्ड करता है। एब्सोल्युटली। तो एज ए यूजर तो मैं बताना चाहता हूँ कि एज ए यूजर, एज ए कस्टमर, उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छे तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे है कि जो मैं बता रहा था कि यूजर बेस ग्रोथ, बिजनेस के रेवेन्यू की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आप महीनों महीनों के नंबर पे देखते हैं तो शर्मा साहब, सवाल मेरा यही है कि देखिए भाव तो ठीक है, स्टॉक मार्केट है, कई बार ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, वो अपनी जगह है। एक जो सपोज मैं पेटीएम का कस्टमर हूँ, तो क्या मैं सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो कस्टमर हूँ, एक ये कॉन्फिडेंस आपसे चाहिए। दूसरा कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर्स की बिहाफ में चाहिए कि ठीक है भाव ऊपर नीचे होना, नुकसान प्रॉफिट होना अलग बात है, लेकिन कहीं मैंने गलत कंपनी का शेयर तो नहीं ले लिया। ये दो कॉन्फिडेंस आपके कस्टमर और शेयर होल्डर को आप कैसे देंगे आज? सर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि कंपनियों के दो काम होते हैं। एक अपने शेयर होल्डर्स के रिटर्न देना, जिसमें कि फ्री कैश फ्लो जनरेट करके देना होता है, ये सबसे पहला कर्तव्य होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। राइट। और दूसरा सोसाइटल कमिटमेंट होता है सोसाइटी के लिए कि क्या आप गुड कर रहे हो, क्या इम्पैक्ट ला रहे हो, क्या सोसाइटी को बेहतर बना रहे हो। और मैं दोनों चीजों के मामले में कह सकता हूँ कि एज ए कंपनी, हमारी कंपनी एज ए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बोल सकता हूँ मैं कि हमारी कंपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में है, जिसमें कि जिसको आप अगर फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेच करें तो अपने आप प्रोडक्ट कर सकते हैं कि क्या रेवेन्यू और क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। ट्रेंड लाइंस वेरी विजिबल है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि एज ए कंपनी, इनक्रेडिबल शेयर होल्डर वैल्यू विच इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो जनरेशन इन ड्यू कोर्स 100%, यही हमारी एज अ मैनेजमेंट टाइमलाइन और केपीआई रहती है। और एज अ इम्पैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं अनिल जी कि भारत में डिजिटल मोबाइल पेमेंट लाने का श्रेय हमारी कंपनी को जाता है, और वो श्रेय लेके हमने अपने कंधों पे रख के उसके झंडे नहीं गाड़ रहे हम उसको और आगे लेके जा रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी बड़ी चीज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें किसी तरीके से जो हमारे अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड लोग हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के बेनिफिट आए। तो दोनों चीजों में अपना कमिटमेंट कंप्लीट क्लियर कॉल्ड आउट है। और रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जब, जैसा आप कह रहे हो, स्टॉक प्राइस कम होता है तो लोग कह सकते हैं कि नहीं 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 ये तो देखिए ऐसा है वैसा है। मैं पूरी तरह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्नॉलेजमेंट और हमारे मैनेजमेंट टीम के बिहाफ पे बोल सकता हूं, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं एग्जीक्यूशन भी है। और एग्जीक्यूशन में देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो एग्जीक्यूशन पर करें फोकस, इन्वेस्टर्स देखते हैं आने वाले समय में पेटीएम की किस तरह की दमदार परफॉर्मेंस रहती है। आखिरी में एक ही चीज़ सर बोलना चाहता हूँ, ये मत समझिए कि आपके ऊपर खाली पेटीएम की जिम्मेदारी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पेटीएम एक टेस्ट केस है हिंदुस्तान में नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियों का, और अगर पेटीएम परफॉर्म नहीं करता है, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, चाहे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से हो,
पूरे सेक्टर की और पूरे नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियों की डीग्रेडिंग होती है जो हमने देखी है, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से उसे निभाएंगे। जी जी बहुत सर। बहुत बहुत अच्छी बात बोली अनिल जी जी आपने। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जी, भारत का झंडा बुलंद रहेगा। बहुत बढ़िया। अभी भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई है इस देश में जिसके कारण दुनिया वाले हमारे देश को एनवी ना करें। ठीक बात है। तो चलिए। और ये जो अगला चैप्टर आया स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये अपने आप में ग्लोबली गोल्डन स्टार में लिखा जाएगा। हाँ, शुरुआत में जैसे कहते हैं कि ये थोड़ा लड़खड़ाहट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के अंदर कोई कमजोरी है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शेखर शर्मा साहब, और शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और सारे सवालों के शायद थोड़े अनकंफर्टेबल रहे होंगे, लेकिन आपने बखूबी जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। विजय शेखर शर्मा साहब बताते हुए अपनी कंपनी के ये सारे डेवलपमेंट्स के बारे में और सारी बातें उन्होंने खुलकर आपको कही है। कंपनी की परफॉर्मेंस आगे देखना इम्पोर्टेंट होगा।